पाने में सफल हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एक विश्वास हम लोगों को रहा है। हम सब लोग जो गरीब परिवारों से, मध्यम परिवारों से आते हैं, उनके अंदर एक विश्वास इस देश ने दिया था आज़ादी के बाद कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आप बढ़ जाओगे। ये विश्वास इस देश के अंदर रहा और इस विश्वास के बलबूते पर गांव-गांव के लोगों ने तरक्की की है। इस विश्वास के बूते पर हर समाज के, हर वर्ग के बच्चे पढ़कर आगे बढ़े हैं और केवल एक ही आशा करते हैं कि इस देश के अंदर आने वाले दिनों में ये विश्वास बना रहे कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। इस आशा के साथ मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, पूरे भारत की बात की जाए, कई प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के हक में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? हम लोगों की अभी वर्किंग कमेटी मीटिंग भी हुई थी परसों, और कल इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग मिल रहे हैं, हमने बुलाया गया है। जो जनता का मूड था और जो चुनावों का रिजल्ट है वो मैच नहीं कर रहा है। आज 2 महीने बाद भी हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि कांग्रेस हार गई। जनता कह रही है, महाराष्ट्र में भी जनता कह रही है कि ये रिजल्ट नहीं आ सकता था। और अभी जो हमने टेम्परेरी तौर पे पिछले 1 हफ्ते में एनालिसिस किया है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि 19 के लोकसभा चुनाव से लेकर 24 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र के अंदर 37 लाख नए वोटर बने थे। 5 साल में 37 लाख वोटर। और मई में जब बीजेपी हारी उसके बाद के 5 महीने में 47 लाख नए वोटर आ गए। यानी ये देश में कभी नहीं हुआ कि अचानक से पूरे वोटरों की संख्या बढ़ जाए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को चुनाव के पहले हम लोगों ने लिख के दिया था, वो हमको ये सबूत मिल गया था कि बीजेपी के लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से 10,000 लोगों के नाम काट रहे हैं, जो लोग खुले तौर पे महाविकास अघाड़ी को वोट लोकसभा में दिए थे। तो 30 लाख वोट हमारे काट दिए गए वोटर लिस्ट में से। 47 लाख वोटर नए जुड़ गए, टोटल हुआ 77 लाख। और जो कुल डिफरेंस है दोनों अलायंसेस के बीच में वो 67 लाख का है। 77 लाख वोटर लिस्ट में फर्क आया और मार्जिन 67 लाख का है। ये कोई आम बात नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी तुलजापुर में, वहाँ पे जब हम लोगों ने पकड़ा तो हमने इलेक्शन ऑफिसर को बोला, तहसीलदार होता है इलेक्शन ऑफिसर, कि आप जांच कीजिए। तो 1000 नए वोटर बने थे। उसकी जब जांच की इलेक्शन ऑफिसर ने तो 1000 के 1000 नकली वोटर थे, एक भी असली नहीं था। और इलेक्शन कमीशन ने खुद FIR दर्ज की। अब हम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे सब जगह वो जांच करे, क्योंकि अगर जनता की मूड को देखिए, हार जीत तो चलती है, हम भी पहले बहुत चुनाव हारे, बीजेपी पहले बहुत चुनाव हारी, हार जीत अलग बात है। लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया के ऊपर संदेह हो जाएगा तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। और ये इलेक्शन कमीशन से भी हमारी लगातार ये रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन कमीशनर का काम केवल चुनाव कराना नहीं है। इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि चुनाव की प्रक्रिया के अंदर देश के लोगों का विश्वास बना रहे। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर विश्वास उठ जाएगा तो इतने बड़े मुल्क के अंदर लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेट किया किसी तरह, परंतु भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त होगा, परंतु विधानसभा चुनाव आते आते लोग अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस जो बात कह रही है वो सही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि हर बार जब वो प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उसके पहले एक नैरेटिव बनाते हैं मीडिया की मदद से, ताकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्रेडिबल थ्योरी आ जाए। सवाल यह है कि आप हरियाणा की किसी भी इलाके में चले जाइए और आप ये सवाल पूछिए, कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कि मास लेवल पर पलट गए लोकसभा के बाद? आपको नहीं मिलते हैं। जनता पूछ रही है ना ये सवाल। बीजेपी तो ये नैरेटिव तैयार कर रही है मीडिया की मदद से कि हमने मेहनत बहुत की। वो नैरेटिव तैयार कर रही है कि लाडली बहना से हमने 1500 रुपये दिए, उससे वोट आ गए। ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है।
लेकिन ऐसे ऐसी नेता हमारे हारे, जैसे हमारे वहाँ पे CLP लीडर थे बाला साहब थोराट, अब उनके यूनिवर्सिटीज़ में, उनके मेडिकल कॉलेज में, उनके मिलों में हर परिवार कॉन्स्टिट्यूंसी का जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हिमाचल के लोग तो जानते हैं, अपर हिमाचल में जैसे वीरभद्र साहब जी के फैमिली के साथ कनेक्शन था। अब ये मानना कि जो फैमिलीज हिमाचल में राजा साहब के साथ जुड़ी हुई थी वो 1500 रुपये लेके पलट जाएंगी, मुझे लगता है लोगों की समझ पे और लोगों के व्यवहार पे क्वेश्चन मार्क है। वो ऐसा होता नहीं है। अगर हमने माना, हमारा एनालिसिस ये बताता है कि लगभग 3-1% लोग पलटते हैं स्कीम से, 3-1%, लेकिन 14% का मतलब होता है हर 6 में से एक व्यक्ति पलट जाए। ऐसा जमीन पर नहीं दिखा। सर, हिमाचल में कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकार और संगठन के मध्य वैसा सामंजस्य नहीं है जैसा होना चाहिए। संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन रहेगी हाईकमान की कि किस तरह से दोनों? सरकार और संगठन के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लेवल पर बहुत सारे राज्यों में है। अभी जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी ओपनिंग स्पीच में खुद इस बात को उठाया है, और आने वाले इस साल के अंदर जो वरीयता दी जा रही है वो ये है कि संगठन के जो पहलू छूटे हुए हैं उनसे हमको अब काम करना है। एक समस्या क्या है कि इतने सारे चुनाव हर 2-3 महीने में आ रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों पे काम करने का वक्त भी नहीं मिलता था। और अब चुनाव बीजेपी ने इतने महंगे कर दिए कि हिमाचल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो रिपोर्ट आ रही है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 से 100 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मुझे मालूम है हिमाचल में पूरे स्टेट का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने इसके शायद 30-40% पे खर्च, वहाँ जितनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च हुआ है महाराष्ट्र में, उसके 25-30 या 35% में पूरे स्टेट का चुनाव हमने लड़ा था। तो इतने पैसे से जूझने के लिए, इतने मनी पावर से जूझने के लिए जो समस्या हो रही है, उसकी वजह से बहुत बार संगठन के ऊपर भी AICC ध्यान कम दे पा रही थी, क्योंकि वो वक्त नहीं मिलता। वो पूरी की पूरी हमारी एनर्जी केवल उस चुनाव को लड़ने में, उस चुनाव के लिए रिसोर्सेज लेने में, उस चुनाव की प्लानिंग में जा रही थी। तो आने वाले 1 साल के अंदर, लेकिन अब दिल्ली को छोड़ के कोई चुनाव नहीं है, बिहार का नवंबर में होगा, तो वर्किंग कमेटी में भी ये फैसला हुआ है कि अब संगठन के ऊपर काम जरूर करना है, क्योंकि संगठन और सरकार दोनों मजबूत नहीं रहेंगे तो बीजेपी की चुनौती से जो जूझना है वो मुश्किल होता है। सर, कल आपकी ECI में क्या मुद्दे रहेंगे? इलेक्शन कमीशन से देखो, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि एक जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई वोटर लिस्ट में, उसकी जांच इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। खुद इलेक्शन कमीशन की FIR है, जैसे मैंने कहा था। दूसरा, जो वोटर लिस्ट में नाम काटे गए उसकी बात भी करेंगे। तीसरा, जो EVM आ रही हैं जिसमें 99% बैटरी है, हम सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे सब कैमरे लगे हैं, पूरा दिन कोई भी गैजेट काम करके 99% बैटरी पे नहीं रह सकता है। इसको लेकर मुख्य डिमांड भी होगी, क्योंकि इसको लेकर जनता में भी सवाल है कि पूरा दिन जिस पे वोट पड़ रहा है उस EVM की बैटरी 99% कैसे हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन से इस तरह के कुछ बेसिक सवाल जो हमारे हैं, हम इलेक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन से ही हम लोग अपील कर रहे हैं कि ये जो सवाल उठ रहे हैं इसके ऊपर वो जांच करें। ये अपने प्रियंका गांधी हो चुकी है अभी पहली बार, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ AICC में क्या, इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए, प्रियंका जी आज से नहीं, 90s के एंड से चुनाव से जुड़ी हैं। जब सोनिया जी ने पहला चुनाव लड़ा था तो उन्होंने ही पूरा चुनाव मैनेज किया था। पिछले कुछ सालों से वो पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और लगातार हमारे स्टार कैंपेनर भी हैं। अभी तक वो चुनावी राजनीति में नहीं आई थी, फर्क सिर्फ इतना है। MP बनने के बाद एक चीज़ तो मुझे लगता है कि हम भी और आप सब भी मानते हैं कि लोकसभा के अंदर एक मजबूत आर्टिकुलेट आवाज़ आने वाली है,
जो मुद्दों पर उस भाषा में बोलती हैं जिस भाषा में जनता बात करती है, उस भाषा में बोलती हैं जिस भाषा को जनता समझती है। और ये एक बड़ा फ़र्क उनके रहने से लोकसभा के अंदर आने वाला है, क्योंकि वो बेहतरीन वक्ता भी हैं, वो कनेक्ट भी करती हैं, और उनका जो व्यक्तित्व वो ऐसा भी है कि आप जैसे मीडिया बंधु सब उनको कवर भी करते हैं। सर, आपने अभी अपना भाषण दिया, वहाँ पे बताया जो आपकी फैमिली है, जो आपके वाइफ हैं, वो खैरा से हैं और आपका यहाँ आते रहते हैं हिमाचल। आपको क्या लगता है सरकार को क्या एक मास्टर प्लान होना चाहिए, हिमाचल के लिए कुछ करना चाहिए जो हिमाचल के लिए एक अच्छा हो सकता है, जो सरकार करेगी? हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी थी तो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास है वो आर्थिक डिसिप्लिन की रही। और पिछले जब से सरकार बनी हुई है, अब 2 साल होने को हैं, तो पूरा फोकस उसी पे दिया गया है। और कोशिश ये हो रही है कि 5 साल के टेन्योर में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाएं। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो ह्यूमन इंडेक्स हो, डेवलपमेंट इंडेक्स हो या लोगों की खुशी का इंडेक्स हो, उसमें देश के टॉप 2-3 स्टेट में आता है, चाहे इसमें सरकार किसी की भी रही हो। वो कहानी हिमाचल की बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर हिमाचल की कहानी आर्थिक वजह से या नशे की वजह से या प्लानिंग की वजह से बिगड़ती है तो सबसे बड़ा लॉस हिमाचल के लोगों को होने जा रहा है। ये अकेला स्टेट है देश का, अकेला, जहाँ रिटायरमेंट के बाद लोग आके गांव में दोबारा बसते हैं। बाकी देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता है कि जहाँ लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं, बिजनेस में जब उम्र पा जाते हैं तो वापस आके गांव में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस स्टेट में रहने की सुविधा है, इस स्टेट के अंदर डेवलपमेंट है, और वो कहानी आने वाले दिनों में खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। ये फोकस यहाँ की राज्य सरकार का है।